हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणामों ने आम आदमी को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस जहां ये दम भर रही थी कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाएगी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने हैट्रिक मार दी है। इसे मोदी का जादू कहिए या कुछ और बोले तो जो पार्टियां लोगों को ये सपने दिखाती हैं कि आओ हम इस देश के हुक्मरान बनेंगे, उन पार्टियों की वजह से क्या बीजेपी की सरकार बनी है, या फिर ये कहें कि बीजेपी अपने आप में उतनी मजबूत थी कि वो सरकार बनाने में सक्षम थी, या फिर ये कहिए कि कांग्रेस की बेवकूफ़ियों की वजह से कांग्रेस सरकार में आते आते रह गई। इन्हीं सारे मुद्दों पर मैं आपसे बातचीत करूंगा और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। हरियाणा के विधानसभा चुनावों ने कम से कम इतना तो बता दिया है कि आम आदमी के मूड को भांपना या कोई भी सर्वे ये साबित नहीं कर सकता है या ये स्पष्ट नहीं कर सकता है कि किस स्टेट में किसकी सरकार बनने वाली है या फिर कौन आदमी किसको कहां और कैसे वोट दे रहा है। जहां सारे एग्जिट पोल और तमाम टीवी चैनल कांग्रेस को 50 से 60 सीट दिखा रहे थे, आज कांग्रेस 37 और 38 सीट पर सिमट गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी 48 सीट लेकर के स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल रही है। इसको तमाम लोग मोदी का जादू और मोदी के बहुत सारे कामों को गिनवा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की जो अंदर की अनसुलझी पहेलियां थी उनको लेकर के भी लोग चर्चा कर रहे हैं। आम चर्चा है कि शैलजा का अपमान हुआ, उनको जाति सूचक शब्द जो है वो किए गए और कांग्रेस जो है वो खास जाति के आसपास घूमती रही। यानी कि जो 27% टोटल आबादी की जो 27% जाट जाति हरियाणा में है, उस जाट जाति के आसपास कांग्रेस जो है वो घूमती रही। यानी हुड्डा कहीं ना कहीं कांग्रेस को कैप्चर करने चाहते थे। इसी को चलते कांग्रेस में भीतर जो है वो अंतर्कलह थी, जिसके चलते कुमारी शैलजा हो या सुरजेवाला हो या हुड्डा हो, इन तीनों की गुटबाजी के चलते कहीं ना कहीं सरकार 1% से बनते बनते रह गई। भारतीय जनता पार्टी को जहां पर 40% के आसपास वोट पड़ा है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 39.1% वोट पड़ा, यानी लगभग 0.9 से भी कम वोट जो है वो बीजेपी से कम कांग्रेस को मिला है और 1% वोट की वजह से कांग्रेस की सरकार बनते बनते हरियाणा में रह गई। बहरहाल हार तो हार होती है, वो चाहे 1% वोट से हो या 1 वोट से हो, और हार कहलाई जाती है। काश कांग्रेस आम आदमी पार्टी से या अन्य दलों से कहीं ना कहीं समझौता कर लेती तो वो सरकार भी बना सकती थी, लेकिन कांग्रेस को लग रहा था, अति आत्मविश्वास था कि हम तो सरकार बना लेंगे। ये तो बात रही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की। अब मैं दलित समाज की उन राजनीतिक पार्टियों की भी चर्चा कर लेता हूँ। मैं दलित इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल उनके साथ दलित भी नहीं है, हालांकि वो दम्भ तो बहुजन समाज होने का करते हैं, यानी SC ST OBC की पार्टी बनने का करते हैं। आज 9 तारीख है, 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस भी होता है। और आज दिल्ली में मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो हैं, उन्होंने कांशीराम साहब की पुण्यतिथि पर यह कहते हुए लोगों को चौंका दिया कि हरियाणा के जो चुनाव परिणाम हैं वो कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और उन्होंने एक बात और कही कि हरियाणा का जो जाट है वो अभी मनुवादी विचारधारा से बाहर नहीं आया, जिसके चलते उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। हालांकि मैं इस मायावती जी की इस बातचीत को थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकता हूं कि उन्होंने अगर बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिया तो बहुजन समाज पार्टी की जो अलायंस जिनके साथ था, जिनके साथ गठबंधन था, यानी INLO, इंडियन नेशनल लोकदल, यानी अभय चौटाला जी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जो उनके पार्टनर थे, जाटों ने उनको भी वोट नहीं दिया। और सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जहां बहुजन समाज पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई, वहीं अभय चौटाला मात्र 2 सीट जीतने में सफल रहे। और वहीं अभय चौटाला जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद चुनाव हार गए। तो आप लगा सकते हैं कि जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हार जाए, ऐसे में मायावती जी की ये स्टेटमेंट कितनी सही है कि जाटों की जो सोच है मनुवादी, उसके चलते हमको वोट नहीं मिला, जबकि जाटों ने जाटों की पार्टी जो चौटाला परिवार है, चौटाला को कभी बड़ा वजूद हुआ करता था हरियाणा की राजनीति में, मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तो उन्होंने राज किया है, तो उन्होंने अभय चौटाला को भी नकार दिया। बहुजन समाज पार्टी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, आज मैंने सारी सीटों का आकलन निकाला, कहीं 1000, कहीं 1500, कहीं 1300, कहीं 1200, 3 या 4 सीट ऐसी हैं जहां बहुजन समाज पार्टी को सम्मानजनक वोट पड़ा है। एक सीट है
जहां पर बहुजन समाज पार्टी को वोट जो है वो लगभग 53,496 पड़ा, यानी 53,496 वोट बहुजन समाज पार्टी गठबंधन को पड़ा। थर्ड पोजीशन पर वो रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी ये सीट जीतने में शायद कामयाब हो जाती। दूसरी एक सीट है जिस पर अंत तक ये लग रहा था कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी जो है वो इस सीट को निकाल लेगी, वो थी अटेली। अटेली विधानसभा पर अतरलाल बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, जिनको लगभग 54,652 वोट पड़ा, और वो भी यहाँ पर 3,085 वोटों से चुनाव हार गए। 2 सीट तो ये है जहाँ सम्मानजनक वोट पड़ा है, एक सीट और है जहाँ थानेसर पर बहुजन समाज पार्टी को 11,182 वोट पड़ा है। इसके बाद में बहुजन समाज पार्टी को कहीं भी पूरा वोट नहीं पड़ा है। जिस सडोरा विधानसभा का मैं जिक्र कर रहा था कि जहां पर बहुजन समाज पार्टी 4,038 वोटों से चुनाव हार गई है, इस सीट पर आज़ाद समाज पार्टी लगभग 4,500 वोट लेने में सफल रही है। अगर आज़ाद समाज पार्टी का 4,500 वोट प्लस कर दिया जाए तो शायद यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत जाती। तो अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि चंद्रशेखर की वजह से बहुजन समाज पार्टी एक सीट जीतते जीतते रह गई, और वो है जिस सीट का मैंने जिक्र किया, जहां पर सडोरा विधानसभा, जहां पर बहुजन समाज पार्टी 53,496 वोट लेकर के तीसरे नंबर पर रही है। मैं तमाम सीटों का जिक्र आपके साथ कर सकता हूं, लेकिन मैंने बता दिया कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां सैकड़ों में वोट बहुजन समाज पार्टी को पड़ा है। कुल मिलाकर के एक बात तो कही जा सकती है कि जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार खिसक रहा है, जो गढ़ हुआ करता था, तो अन्य स्टेटों में भी वही हाल है। बहन जी ने आज खुद इस बात को स्वीकार किया है कि बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के बाद में आज बहुजन समाज के लोग जो, उनको ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने गलती की है, और वो जिसके चलते आज उनको राजनीतिक रूप से बहुजन समाज हाशिए पर चला गया है। तो ये बात तो मैंने करी बहुजन समाज पार्टी की कि बहुजन समाज पार्टी जितनी सीट लड़ी थी, उनमें से सिर्फ 3 सीट ऐसी हैं जहाँ पर 10,000 प्लस उनको वोट मिला है। 2 सीट जीतते जीतते बहुजन समाज पार्टी रह गई, और एक सीट पर 11,000 के आसपास वोट पड़ा है। बाकी तमाम सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को 1,200, 1,400, 1,500 और 2,000, 2,000, 3,000 वोट जो है वो पड़ा है। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज़ाद भारत की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी का अपना एक इतिहास रहा है। वो तीसरे नंबर की भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसकी दुर्दशा क्यों और कैसे और किन कारणों से हुई है, इस पर बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए। अब मैं दूसरे बड़े नेता नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी का भी जिक्र कर लेता हूँ। आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन जेजेपी के साथ था, यानी कि दुष्यंत चौटाला के साथ। दुष्यंत चौटाला की पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव से पहले बनी थी। उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था, 11 विधानसभा वो जीत करके आए थे और बीजेपी को समर्थन दिया। उसके बाद वो उप मुख्यमंत्री हरियाणा में रहे। 4.5 साल तक दुष्यंत चौटाला सरकार का मजा लेकर के सरकार से अलग हो गए। अलग होने के बाद में उन्होंने चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन किया। उधर मायावती ने और अभय चौटाला ने गठबंधन किया, इधर चंद्रशेखर आज़ाद और दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन किया। गठबंधन में 20-22 सीट जो भी चंद्रशेखर को 25 सीट मिली, उनमें से कई सीटें ऐसी रहीं जहां पर आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों का पर्चा रद्द हो गया। क्या कारण रहा रद्द होने का, ये तो चुनाव आयोग बता सकता है बेहतर तरीके से, लेकिन ये सच्चाई है कि कई सीटों पर आज हमने सर्च किया तो उनका प्रत्याशी नहीं था, ना तो इनका था और ना वहाँ जेजेपी का था। तो इसका मतलब वो सीट तो आज़ाद समाज पार्टी के खाते में थी, लेकिन वो रद्द हो गया। आज़ाद समाज पार्टी का भी हाल कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। उनको भी कहीं 200, कहीं 600, कहीं 800, कहीं 900, कहीं 500 इसी प्रकार के वोट मिले हैं। आज़ाद समाज पार्टी के भी अगर सारे वोट जोड़ लिए जाएं तो लगभग 25 से 30 हज़ार वोट उनको टोटल हरियाणा में पड़ा है। तो ये भी निराशाजनक है। एक सीट सडोरा विधानसभा, जिसका मैंने कहा कि वहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी को लगभग 4,000 के आसपास वोट जो है वो पड़ा है, 4,500 के आसपास वोट पड़ा है, और यही वोट वो है अगर बसपा को मिल जाता तो बसपा इस सीट को जीत जाती। तो कुल मिलाकर के जैसा मैंने कहा कि इसको ये भी कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से बहुजन समाज पार्टी वहाँ पर चुनाव जो है वो हार गई है। अब मैं यहाँ पर एक बात और कर लूँ कि चंद्रशेखर के जो पार्टनर थे दुष्यंत चौटाला, जो पिछली बार उचाना विधानसभा से भारी भरकम वोटों से जीत करके आए थे, उनका क्या हाल हुआ है। उनकी दुर्दशा ये रही है कि उचाना विधानसभा पर उनको 6ठे नंबर पर संतोष करना पड़ा, और वोट जो है उनको खुद को जो मिले हैं वो लगभग 7,500 मिले। ये जनता है, जब किसको सर पर बैठाती है तो बैठाती है, और जब नकारती है तो फिर नकार देती है। इस पूरी बातचीत और इस पूरे वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना ही था कि ताकि मैं ये बता सकूँ कि वो लोग जो कहते हैं कि हम बहुजन समाज बनाएंगे,
तो क्या बहुजन समाज बनाना यानी इस देश की SC ST OBC और माइनॉरिटी को एक मंच पर लाना आसान है? जिन जातियों को आप ये कहते हो कि ये बहुजन समाज का बड़ा हिस्सा हैं या हम इनको लेकर के इस देश के हुक्मरान बनेंगे, अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वो जातियाँ आपके साथ आने को तैयार हैं? कांशीराम साहब का पूरा जीवन बहुजन समाज बनाने के में निकल गया और वह मुश्किल वो 8 से 10%, 12% OBC को अपने साथ जोड़ पाए, वो भी उत्तर प्रदेश का वो OBC जो बुद्ध का वंशज आपको मानता है, अपने आप को मानता है, चाहे वो पटेल है, निषाद है, मोस्ट बैकवर्ड जो है वो, और उत्तर प्रदेश का जाट अब चमार जब एक साथ आया और थोड़ा सा मुसलमान मिला तो मिलाकर के 30-35% बन गया तो सरकार बन गई। लेकिन जो नेता हमारे ये कह रहे हैं कि हम बहुजन समाज बनाएंगे, तो इस देश के OBC समाज के लोग जो अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, तो क्या वो तुम्हारे साथ आएंगे? नुकसान सबसे ज़्यादा ये हो रहा है बहुजन समाज बनाने के चक्कर में कि दलितों की जो सबसे बड़ी जाति है, जिसको चमार जाटव कहा जाता है, कहीं पासवान भी कहा जाता है, कहीं महारवी के नाम से जाना जाता है, वो जाति आज हाशिए पर है। अम्बेडकर के सपने को साकार करते करते, कांशीराम के सपने को साकार करते करते आज वो अन्य राजनीतिक दलों के लिए अछूत हो गई है। ना तो उसको आज कोई टिकट देता है और ना उसके गांव में कोई उसकी वोट मांगने आता है। बहुजन समाज बनाने के चक्कर में हम अपना सब कुछ गंवा चुके हैं, ख़ास तौर से शेड्यूल कास्ट की वो मजबूत जातियां जो भारत की राजनीति में अहम किरदार निभाती थी। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।